गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष रंजन झा अभियान IAS एकेडमी में इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के ऊपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला चीज़ आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। इस चीज़ को हमें समझना होगा, फिर हम इंडियन इकोनॉमिक्स को समझेंगे। कोई भी इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमिक्स मीन्स हम दो बातें इसमें देखते हैं। एक रिसोर्सेस जो किसी भी इकोनॉमी के पास पहले से नेचुरली अवेलेबल है, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन जो वो अपने देश के लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने में करता है। एज वी नो दैट कि रिसोर्सेस जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। नॉट हमारे पास, कोई भी इकोनॉमी है तो जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ रिसोर्सेस मतलब चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हों, जो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं। तो रिसोर्सेज चूँकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन जो है हमें बड़ा ही इफेक्टिवली करना पड़ता है, क्योंकि अगर वेस्टफुल तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अपने कंट्री के लोगों के रिक्वायरमेंट्स को हम इफेक्टिवली पूरा नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट मैटर ब्रॉडली इन्हीं दो बातों को स्टडी करता है कि इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमी के पास क्या रिसोर्सेस हैं और उस इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको पूरा करने के लिए वो इस रिसोर्सेस को इम्प्लीमेंट करता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है। तो बेसिकली दे आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इकोनॉमी। उसको इकोनॉमिक एजेंट के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो उस देश का गवर्नमेंट, उस देश का कंट्रोलिंग बॉडी जो उस देश में अवेलेबल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है, ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इकोनॉमी में दो बातें, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनके बेहतर से बेहतर ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। अंग्रेज़ों के जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, क्योंकि उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी मेजरली हम इतने भी सक्षम नहीं थे कि अपने देश के लोगों के फूडिंग रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकें। तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि इकोनॉमी को, किस टाइप की इकोनॉमी हम चाहते हैं। तो एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ आपको। बेसिकली हम जानते हैं कि इकोनॉमी 3 टाइप के होते हैं। पहला कैपिटलिस्टिक, दूसरा सोशलिस्टिक और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि नाम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसमें कंप्लीटली जो भी प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेड करने वाले, कॉमर्स करने वाले लोग हैं, उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने हिसाब से इकोनॉमी में रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए कीजिए, जितनी मात्रा में आप चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों तक सामान पहुंचाइए, अपने हिसाब से आप प्राइस को फिक्स करिए। मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, ये तीनों के ऊपर गवर्नमेंट केवल एक सुपरवाइजरी रोल रखती है। बाकी इनको पूरी आज़ादी रहती है कि वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में लें तो UK, USA की इकोनॉमी इसमें कंसिडर्ड की जाती है। वहाँ प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी आज़ादी होती है कि वो रिसोर्सेज को किस तरीके से और यूटिलाइज करना चाहते हैं। किस तरीके से मतलब है किस टाइप के गुड्स के प्रोडक्शंस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल में जाते हैं, गुड्स को देखें तो वो एक तो हो गए कि बेसिक नीड की गुड्स, दूसरा लग्जरी गुड्स, तीसरा डेवलपमेंट गुड्स, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बट प्राइमरली बेसिक नीड्स और लग्जरी नीड्स पे आते हैं।
तो चूंकि यूके यूएसए की इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उनको बेसिक नीड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग गुड्स बनाते हैं जिसके ऊपर उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। बेसिकली वो लग्जरियस गुड्स के दायरे में आते हैं, जैसे महंगी कारें, घड़ी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इस इकोनॉमी का प्राइम कंसर्न ये होता है कि समाज को क्या चाहिए, जो समाज की बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी गुड्स को, उसी चीज़ों को बनाने में हम इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीटली रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी तरीके से रिसोर्सेज को। वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सा गुड्स बनाना है या समाज के लिए कौन से गुड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब उन्हें फार्मिंग के ऊपर लगाना है या लीगर प्रोडक्शन पर लगाना है, किस पे लगाना है, समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो ये डिसाइड करते हैं कि इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम किस गुड्स को बनाने में करेंगे। मिक्स्ड ये फॉर्म्स जो आता है ये दोनों का मिक्सड फॉर्म है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसमें गवर्नमेंट कुछ पोर्शन, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट खुद बनाती हैं, खुद डिसाइड करती हैं, जो प्राइमरली लोगों के डेवलपमेंट से, लोगों के बेनिफिट से, इंटरेस्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और कुछ गुड्स जो गवर्नमेंट आज़ादी देती है प्राइवेट बिजनेसमैन को, प्राइवेट प्लेयर्स को, कि वो अपने हिसाब से बना सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे मान लीजिए हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। और वो चीज़ें जो लोगों के बेसिक ज़रूरतें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में खासा महत्व नहीं रखती हैं, बाकी वो उनके लग्जरी और बाकी लग्जरियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आती हैं, उन चीज़ों के प्रोडक्शंस के लिए वो प्राइवेट प्लेयर्स को फ्री कर देते हैं। खैर, एक शॉर्ट रिव्यू हमने देखा कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि भारत को, इंडियन इकोनॉमी को क्या किया जाए, कैपिटलिस्टिक बनाया जाए, सोशलिस्टिक बनाया जाए या मिक्स्ड बनाया जाए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत ही बुरी अवस्था में थी, क्योंकि इसका एक बेहतर एग्जाम्पल था कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए भी आत्मनिर्भर नहीं थे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। इवन फूड ग्रेन्स को भी हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, जो कंट्री अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी खुद से पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए कितना फाइट करना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा। तो खैर, जैसा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर था, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर इस अप्रोच को अप्लाई करते कि पोजीशन में थे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत कम थे। टाटा एक कंपनी थी, एक दो और कंपनी थी, बिरला, ये सब थी, गिने चुने फिंगर काउंटिंग बिजनेसमैन थे इकोनॉमी में, जिनको हम पूरे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो तो बनाते प्रॉफिट ओरिएंटेड गुड्स, और प्रॉफिट ओरिएंटेड गुड्स भारत में बिकता ही नहीं, क्योंकि भारत के लोग ऑलरेडी पहले से ही गरीब हैं। वो जब खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स को खुद से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये लग्जरियस गुड्स वो कहाँ से, प्रॉफिट मेकिंग गुड्स खरीद सकते थे। दूसरा अप्रोच आया सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक में अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और वो गुड्स बनाए जो इंडियन बेसिकली लोगों की बेसिक ज़रूरतों के दायरे में आता है, तो अब सवाल यहाँ खड़ा आया कि जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी और लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए करेगी, तो गवर्नमेंट एक मार्जिनल प्रॉफिट रखेगी, नाम मात्र का प्रॉफिट जिसको आप बोलिए। तो जब प्रॉफिट कम होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के बाद भी, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यही सेविंग्स कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में विकास के तौर पे इकोनॉमी में लगता है। ठीक, तो अब तीसरा ऑप्शन आया मिक्स्ड, मतलब कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट जो इनिशियल लेवल पे भारत के लोगों के लिए निहायत ही जरूरी था, उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में रखा, और जो गिने चुने 4-5 मार्केट के प्लेयर्स थे उनको फ्रीडम दी गई थोड़ी बहुत कि आप मार्केट में अपनी इंडस्ट्री, अपना सेटअप लगाइए। खैर, यहाँ से विकास का स्टार्टअप हुआ।
1950 में अब विकास, चूंकि भारत एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक बड़े पॉपुलेशन की इकोनॉमी है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी थी, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ ही इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता। तो इसके लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसका काम ये था कि इकोनॉमी का स्टडी करना और ये डिसाइड करना कि डेवलपमेंट किस फील्ड में करना है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस चीज़ों को काउंट करना, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना। 1951 से प्लानिंग कमीशन वर्किंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो 2015 में आके ख़त्म हुआ। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। खैर, अगर इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को हम देखें तो ब्रॉडली हमारे पास 3 से 4 फेज आते हैं। 3 फेज इसलिए, प्राइमरली 3 फेज ही कहिए, क्योंकि हम 2020 में आ गए हैं तो चौथा फेज हम काउंट कर रहे हैं। पहला फेज आता है 1947 से लेकर के 80s के पीरियड का। दूसरा फेज आता है 1980 से लेकर के 1990 के फेज का, और दूसरा 1991 से लेकर के 2000-2001 को आप काउंट कर सकते हैं, और उसके बाद का चौथा फेज जिसमें आज हम लोग 2020 देख रहे हैं। चलिए, 47 से 80s के पीरियड में प्लानिंग कमीशन बना करके गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेट ले करके इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। बट सबसे पहला उनका फोकस था, बट पे बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल में चले जाएं। पहला फोकस था इंडिया को फूड सफिशिएंट बनाना, कि भारत के लोगों की जो खाने पीने की ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को भारत खुद से पूरा कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी था कि फार्मिंग सिस्टम को ठीक करना, किसानों की पोजीशन को ठीक करना। खैर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें 2 एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 60 से 70 और 70 से 80 के पीरियड में प्राइमरली पंजाब हरियाणा में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, वहाँ पे काउंट किया गया। इसमें केवल फूड ग्रेन्स ही नहीं, बिल्कुल लाइक गेहूं की उपज सबसे ज़्यादा हुई, चावल, दलहन, इन चीज़ों के प्रोडक्शंस को बढ़ाया गया। फिर डेयरी प्रोडक्शंस के ऊपर दिया गया, ताकि चूँकि उस टाइम में इंडिया कुपोषण से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो न्यूट्रिशंस को जोर देने के लिए चिकन्स, एग और दूध के प्रोडक्शन के ऊपर भी जोर दिया गया। दूध के प्रोडक्शन को सिल्वर रिवॉल्यूशन कह लीजिए, चाहे वाइट रिवॉल्यूशन कह लीजिए, इसके नाम से भी हम इकोनॉमी में जानते हैं। खैर, एनीवे, ये 25 से 30 साल के पीरियड में हम फूड सफिशिएंट तो बन गए, बहुत हद तक इकोनॉमी अपने आप में खाने पीने की चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो गई। लेकिन केवल कंजम्पशन से अपना काम चलेगा नहीं, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें ट्रेड और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से ग्रोथ स्लो होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स इमीडिएट ग्रोथ इकोनॉमी को प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स जिस हद तक हमने अनुमान लगाया था इस पीरियड में, वो सेट नहीं कर पाया। वजह बहुत सारे थे, लाइक लाइसेंसिंग सिस्टम था, मतलब आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के, फॉरेनर्स को हमने परमिट नहीं कर रखा था अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके पीछे मेन वजह था अंग्रेजों के 200 साल का पीरियड। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अंग्रेज भारत आए थे बिजनेस करने के लिए, नतीजा ये रहा 200 साल तक गुलाम बना के चले गए, उपनिवेशवाद क्रिएट कर गए इंडिया में। खैर, तो इस डर के मारे बहुत हद तक जो था, हमने फॉरेनर्स को परमिट नहीं किया था अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने का। नतीजा, हम खुद से जिस हिसाब से बिजनेस या इंडस्ट्री को सेट करना चाहते थे नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी में प्रॉब्लम्स थी, ब्यूरोक्रेसी या हायरार्किकल सिस्टम में प्रॉब्लम थी। जो गवर्नमेंट अप्रोच थे, डिले वर्किंग, डिले प्रोसेसिंग, फेवरिज्म, रेड टेपिज्म, जो कह लीजिए, उसमें से सबसे ज़्यादा लाइसेंसिंग सिस्टम है। सपोज कीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट में लाइसेंस के लिए अप्लाई किए,
महीनों लग जाएंगे आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप को पूरा करने में। बाबू सही है, अगले की मर्जी है, आपको देना है नहीं देना है। डायरेक्ट इंटरफेयर गवर्नमेंट का नहीं था, जिस वजह से इंडस्ट्री और कॉमर्स हद तक सक्सेसफुल नहीं कर पाया। गिने चुने इकोनॉमी के वो लोग जो अच्छे पॉलिटिकल रिलेशनशिप बना के चल रहे थे, केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा इनसे हुआ। लेकिन उस गिने चुने 4-5 या 6-7 लोगों से पूरी इकोनॉमी का विकास हम एज्यूम नहीं कर सकते। फिर दौर आया 1980 से 1990। इस दौर में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच बदला। उन्होंने कुछ हद तक फॉरेनर्स को परमिट किया कि आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंपोर्ट्स बढ़ाए गए कि आप हमारे देश में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन जब उसका एनालिसिस किया गया तो 1-8 साल में ही फिर इस अप्रोच को बंद कर दिया गया। नतीजा 88, 89 या 90 के पीरियड को ले लीजिए, खाने की ज़रूरतों को तो हम अपने से पूरा कर पा रहे थे। इकोनॉमी के पास इतने फंड नहीं थे कि वो पूरे लोगों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो IMF, वर्ल्ड बैंक या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, इन लोगों से उधारी हमारी बढ़ती गई, मतलब फॉरेन डेब्ट्स हमारे ऊपर बढ़ते चले गए। 88-90 के दशक आते आते हमारी ये हालत हो गई कि हम अपने देश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी हमारे पास फंड नहीं था। लिटरेचर, इकोनॉमिस्ट के रिव्यूज़ आए हैं कि 1991 के पीरियड में हमारे पास 6 से 7 सप्ताह का भी गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था इकोनॉमी को चलाने के लिए। IMF, वर्ल्ड बैंक के पास हमने अप्रोच रखा तो उन्होंने कहा जी हमें आप ऑलरेडी आपके इतने कर्जे हैं, आप चुकाओगे कहाँ से, आप पैसे कहाँ से पूरा करोगे, आप अपने बिजनेस के, अपने इकोनॉमी को, इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव करिए, उसमें चेंजेस करिए, कुछ शर्तों के साथ जो है हम आपको लोन दे सकते हैं। तो उस टाइम में गोल्ड को रिजर्व रख करके, कुछ गोल्ड जो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख करके कुछ शर्तों के साथ भारत को फंडिंग किया गया। चूँकि उस टाइम में नरसिंह राव जी थे 1991 में, तो उस टाइम में नया इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पास किया गया। ये जो 91 का पीरियड है, ये हमारे इकोनॉमी का बड़ा ही डिसाइडिंग फेज है, क्योंकि इसी फेज से इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस के राह पे आया। एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। उस टाइम में जो था, सबसे पहला मेजर इशू जो था वो था कि भाई क्या करें। सबसे पहले लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाएं। क्यों? क्योंकि ये अवसरवादी या रेड टेपिज्म की वजह से जो भी नए नए बिजनेसमैन या न्यू कमर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए आना चाहते हैं, वो इस प्रोसेस या इस लेट लतीफ़ी व्यवहार से उनको अपॉर्चुनिटी ढंग से नहीं मिल रहा था। तो लाइसेंसिंग सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जो कोई भी एनीवन हु वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, हु वांट टू स्टार्ट द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फ्रीली वो आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आया आपका लाइसेंसिंग के बाद हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तीसरा ग्लोबलाइजेशन की, चौथा डिसइन्वेस्टमेंट की। हम मोटा मोटा बात ले रहे हैं। लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी को लिबरल किया गया। लिबरलाइजेशन जैसा कि नाम है, लिबरल मतलब फ्लेक्सिबल बनाया गया कि भाई हम क्या करें, इंडियन इकोनॉमी को लिबरल बनाएं। किसके रिस्पेक्ट में? अपने न्यू बिजनेस कमर्स के रिस्पेक्ट में। दूसरा, जो विदेश के लोग जो हम आउट ऑफ इंडियंस हैं उनको मौका दें कि वो हमारे देश में आ करके बने बनाए सामान को अपने देश में बेच सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया।
टैरिफ कोटा बहुत हद तक हटाया गया ताकि उनको ईजिली एंट्री हमारे इकोनॉमी में मिले और वो अपने जो सामान इंडिया में उपलब्ध नहीं है वो सामान इंडिया में बिकने को आए ताकि लोग उन सामानों को कंज्यूम कर पाए। फिर तीसरा आता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, दूसरे सेंस में हम बात करें तो हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ताल्लुकात ये है कि हमने फॉरेनर्स को बोला कि आप आइए, ये मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ, बाकी लिटरेचर तो आपका पढ़ने के लिए है, कि आप आइए हमारे देश में डायरेक्टली पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ हमने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज माना। दूसरे कंट्री के लोग कहीं भी जा कर के अपना, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में आकर के अपना ट्रेड और इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। खैर कुछ बैकआउट्स भी आए उस टाइम में। मेजर जो बैकआउट्स था वो था लेबर को लेकर के, कि इंडियन गवर्नमेंट या लोगों का व्यूज़ ये था, ठीक है आप कैपिटल लेके आइए, थोड़े बहुत स्किल्ड लेबर लेके आइए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, लेकिन बहुत हद तक लेबर आपको हमारे देश से लेना पड़ेगा। तो खैर इस चीज़ के ऊपर सोशल मुद्दा भी बना, थोड़ी बहस भी हुई, बाद में उनका म्यूचुअल भी बना। फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को ये हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट गिरा, लोगों को उस टेक्नोलॉजी के विषय में जानने को मिला, उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्किल्ड लेबर अपने यहाँ रेडी हुए, कैपिटल फ्लो होने की वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, इंडिया की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ी, गवर्नमेंट की कमाई बढ़ी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग दौर में, जैसा कि मैंने 47 से 80 या 90 की पीरियड में आया, मैक्सिमम बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल थे। तो उसमें से बहुत से इंडस्ट्री कॉमर्स जो गवर्नमेंट कब्जे में थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके कुछ को तो पूरी तरीके से और कुछ को फेस्ड आउट रूप में उसको प्राइवेट को सेल आउट कर दिया। मतलब अब उस कंपनी को प्राइवेट लोग चलाएंगे, या कुछ हद तक शेयर्स बेचने में प्राइवेट ऑनरशिप डाला ताकि उसका मैनेजमेंट बेहतर हो सके। जो मेजर इशू था ब्यूरोक्रेसी का, रेड टेपिज्म का, इस प्रॉब्लम को हटाया जा सके। खैर नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी और हमने प्रोग्रेस के ऊपर अपना कदम भी बढ़ाया। गवर्नमेंट सुपरवाइजरी रही। 2001 अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था। 91 में नरसिम्हा राव जी थे, जिनके आने के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट आने की वजह से चंद्रशेखर जी जो 90 में थे, उन्हें काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी, क्योंकि चंद्रशेखर जी जो 1 साल के लिए बने थे प्राइम मिनिस्टर, अलग बात है कि वो एक चेहरा थे, बाकी पीछे अलायंस कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। उन्होंने गोल्ड, उन्हीं के पीरियड में गोल्ड को रिजर्व IMF, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और वर्ल्ड बैंक के पास सब रख करके उनसे उधार लिया गया था। तो जिसका देश का सोना बाहर गया, इस चीज़ का क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ा था। खैर 91 में जो हमारे ये PV नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया। उसके बाद इंडिया प्रोग्रेस के राह पे चला। मनमोहन सिंह जी उस टाइम में उन्होंने अपना बजट पास किया था, जिनका काफ़ी रोल था इंडियन इकोनॉमी के विकास के लिए ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाना। खैर उस टाइम में बैंकिंग सेक्टर्स में भी रिफॉर्म हुआ था। प्राइवेट बैंकर्स को अलाउ किया गया था कि आप आइए, अपने बैंकिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए ताकि लोगों को इजली लोन्स या कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए फंडिंग उपलब्ध हो पाए। 2000-2001 का पीरियड, 99-2001 का पीरियड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उस पीरियड तक हमने जब रिव्यू लिया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, बहुत हद तक हम आगे प्रोग्रेस के राह पे चल चुके थे। फिर 2000-2001 से लेकर के 2010 का पीरियड बहुत लोग कंसिडर करते हैं, बहुत लोग 2020 को भी कंसिडर करते हैं। इस पीरियड में हम आज किस पोजीशन में हैं बेहतर तरीके से हम जान रहे हैं। खैर आज के डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, अगला डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।